तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, ये बहुत सभापति महोदय, ये देश की एकता का अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें, संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। भारत में जब पहली बार मुस्लिम आक्रांता आए, तब भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटा था। राक्षसी वृत्ति के इन मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमण के समय इन राजाओं ने एक दूसरे की सहायता नहीं की, क्योंकि उनमें आपसी एकता नहीं थी। हजारों सालों की गुलामी के बाद और भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाने के बाद भी स्थितियां बिल्कुल वैसी ही हैं। आज मुस्लिम आक्रांता भले ही ना हो, लेकिन उनका स्थान राजनेताओं और राजनैतिक पार्टियों ने ले लिया है, जो मुख्यतः हिंदू है। किंतु भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए ये सभी कट्टरपंथी मुस्लिम जिहादियों के हाथ का खिलौना बने हुए हैं। हिंदू एकता उनकी राह का रोड़ा है। इसलिए वह सत्ता में रहने के लिए या सत्ता पाने के लिए हिंदुओं में वर्ग संघर्ष कराने की कोशिश कर रहे हैं। उनका स्वार्थ है कि जब तक सत्ता मिले तब तक मौज मस्ती की जाए। भावी पीढ़ियों का क्या होगा? इस देश का क्या होगा? इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। समाजवादी पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा संसद में जो घटिया बयान दिलवाया, वह इसका ज्वलंत उदाहरण है। पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। संसद से सड़क तक हिंदू एकता तोड़ने का प्रयास करना और भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए पीएफआई के पीडीए के एजेंडे को पार्टी का एजेंडा बनाना भी कट्टरपंथियों के हाथ की कठपुतली बनाना सिद्ध करता है। पूरी क्रोनोलॉजी समझिए और इन बयानों का मतलब निकालिए। सभापति महोदय, बार बार कहा जाता है और अभी कहा गया कि जो लोग होली में के त्योहार पर होली नहीं खेलना चाहते, और जैसा मैंने कहा जिनको रंग पसंद नहीं है वो हिंदुस्तान छोड़ दें। वो सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत से जानना चाहूंगा, ये देश किसी के बाप का देश है? हिंदुस्तान में विभिन्न जातियों के धर्मों के लोग रहते हैं। इस देश की मिट्टी पर जितना अधिकार हिंदू का है, उससे कम अधिकार हिंदुस्तान के मुसलमान का है। राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोगों ने तिरंगे झंडे के नीचे एक कौम बनाई। सभापति महोदय, कौन है इसका ठेकेदार? हर बात पर एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान, इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, ये बहुत सभापति महोदय, ये देश की एकता का अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें, संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। जो भी चीजें संसदीय मर्यादा का अनुकूल नहीं है, आजादी की लड़ाई में गुलामी की थी सभापति महोदय। योर टाइम इज ओवर, यू प्लीज सिट। देखिए, जहाँ तक माफी का सवाल है, इस जन्म में तो मैं माफी मांगूंगा नहीं, अगले जन्म में मुझे पता नहीं मेरा क्या होगा। और माफी मांगने का कोई सवाल नहीं, लोगों को सही बात सुनने की आदत डालनी चाहिए। बाबर को राणा सांगा ने बुलाया इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, जो सच्चाई है। और कहीं न कहीं राणा सांगा को ये गलतफहमी थी कि ये बाबर लुटेरा है, ये लूट के भाग जाएगा और राज हम करेंगे। इनमें दोनों में करार हुआ था कि इब्राहिम लोदी पर हमला करेगा बाबर और राणा सांगा हमला करेंगे आगरा को। राणा सांगा ने अपना वादा पूरा नहीं किया। बाद में जब दोनों में मनमुटाव हो गया, वो करार टूट गया, तो बाबर और राणा सांगा की जंग हुई खानवा के मैदान फतेहपुर सीकरी में। बहुत बहादुरी से लड़े राणा। इस देश में जो भी पेट्रियट्स हैं, देश के लिए लड़े हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि कानून अपने हाथ में लेकर अगर कोई किसी के घर पे जाकर तोड़फोड़ करता है, ये और तोड़फोड़ करता है, अगर उसकी संपत्ति को तोड़ता है, ये कभी हम नहीं मानेंगे। इसको मैं खंडन करता हूँ। इस चीज को आपके बात से सहमत है, लेकिन इन्होंने वो मुद्दा उठाकर एक पे जान मारने की कोशिश करते हैं, उसके घर पे जाते हैं और उसकी गाड़ी तोड़ते हैं, घर तोड़ते हैं। ये अपमानजनक जो दलितों के खिलाफ हो रहा, ये कभी नहीं सहन करेंगे। ये रामजस सुमन जी को इसलिए अटैक हुआ कि एक तो वो दलित है और दलित होने की वजह से उन पर अटैक हुआ है। ये रामजस सुमन जी को इसलिए अटैक हुआ कि एक तो वो दलित है और दलित होने की वजह से उन पर अटैक हुआ है। और 12 में सरकार पलटी और फिर यहीं पर सरकार पलट देंगे और फिर जो गुंडाई करी है वो फिर ठीक भी होंगे। और जाल सूचक गालियां देते हुए और घर में घुसकर यहाँ गाड़ियां तोड़ी, लोगों को मारपीट करी, ये सब घटनाएं करी घर में घुस करके, तो ये तो समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं क्या। और समाजवादी पार्टी ईद के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन करने जा रही है इस इशू को लेकर कि सामंतवादी मनोवृत्ति जो है जिस तरह से पनप रही है, और ये तो रामविलास सुमन के ऊपर हमला हुआ है। अगर रामविलास सुमन दलित न होते, अगर उन्हीं की बिरादरी के होते तो हमला करते ही लोग। ये पूरे पीडीए पर और दलित समाज के ऊपर हमला है। समाजवादी पार्टी इसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी और ईद के तत्काल बाद हमें अगर कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे प्रदेश में आंदोलन समाजवादी हम भविष्य की रणनीति तय करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करेंगे। मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में जो उपेक्षित है, पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो दलित है, शोषित है, पीड़ित है, अकलियत के लोग हैं, ये हमला रामजीलाल सुमन पर हमला नहीं है, ये हमला पीडीए पर हमला है। अभी उन्होंने 12 तारीख का फिर ऐलान किया है कि 12 तारीख को फिर आ रहे हैं। अब जिस तरह से हम प्रशासन से आग्रह करेंगे कि रोज ये ऐलान हो रहे हैं, पहले भी लोगों ने ऐलान किया था, प्रशासन को जानकारी दी, अब नए ऐलान हो रहे हैं। प्रशासन से कहेंगे कि इसका समुचित व्यवस्था करें और प्रशासन की अगर कहीं मजबूरी है तो हमें छूट दे दे, हम अपने आप निपट लेंगे। देश की सबसे बड़ी दलित नेता मायावती ने कहा कि रामजी लाल पर व्यक्तिगत हमला है, किसी दलित पर नहीं। उन्होंने महापुरुष का अपमान करने का कुकृत्य किया है जो सर्वथा अनुचित है।